नमस्कार, मैं नवीन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास गौतम महाविद्यालय राजगढ़। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को वो हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के ऊपर वो चर्चा करेंगे और प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करने के पश्चात हमारा जो उसके संबंध में जो अगला वीडियो होगा वो उसके उत्तर और दक्षिण भारत की विजयों से संबंधित होगा, जिसके ऊपर है वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को है वो विजयों के ऊपर है वो या उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए या खिलजी साम्राज्यवाद पर प्रकाश डालिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। और अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम है वो शिहाबुद्दीन था, या ऐसा कह सकते हैं कि अलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन खिलजी का है वो पुत्र था। अलाउद्दीन का जन्म है वो 1266-67 ईस्वी में हुआ था। इसका पिता शिहाबुद्दीन है वो युवावस्था में ही वो मर गया था। शिहाबुद्दीन के है वो कुल 4 पुत्र थे। अतः ऐसी स्थिति में इनके पालन पोषण का जो दायित्व है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्राप्त। यद्यपि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन चारों भाइयों की है वो सैनिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की, किंतु शिक्षा और दीक्षा की हम उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो निरक्षर रह गया, परंतु उसने अस्त्र शस्त्र के संचालन और अश्व संचालन में वो शीघ्र ही निपुणता हासिल कर। इस प्रकार वह एक वो निपुण सैनिक के रूप में है वो अपनी छाप वो शीघ्र ही उसने अपनी छाप छोड़ दी। उसकी इसी योग्यता से प्रभावित होकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह अलाउद्दीन और उसके छोटे भाई अलमास बेग के साथ कर दिया था। 1290 ईस्वी में जो खिलजी क्रांति संपन्न हुई, उस खिलजी क्रांति में भी अलाउद्दीन खिलजी का है वो महत्वपूर्ण योगदान था। सुल्तान के पुत्र, हालांकि सुल्तान के जो पुत्र थे उन पुत्रों ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। यही कारण है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक की उपाधि देकर है वो सम्मानित किया। इसके बाद 1290 ईस्वी में यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान बनने के कुछ समय पश्चात ही सुल्तान बलबन के पूर्ववर्ती सुल्तान बलबन के भतीजे, जो कि उस समय कड़ा मानिक का सूबेदार भी था, उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, परंतु वह पराजित होकर पकड़ा गया। और इस कड़ा मानिकपुर के संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी ने वो अपनी शूरवीरता का परिचय दिया था और इस शूरवीरता से प्रसन्न होकर और शहजादा अरकली खान, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र था, अरकली खान की सिफारिश पर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का है वो सूबेदार नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी है वो प्रारंभ से ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। यद्यपि उसका चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसकी महत्वाकांक्षा से है वो परिचित था, किंतु वह अपने भतीजे के प्रति प्रारंभ से ही अत्यधिक उदार रहा था। राजधानी में रहने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षा को कार्य रूप कभी नहीं दे पाए, परंतु जब 1290 ईस्वी में उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया तो वह राजधानी से दूर रहकर अपनी महत्वाकांक्षा को कार्य रूप देने में लग गया। कड़ा मानिकपुर पहुंचने पर उसे जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के प्रति जो असंतुष्ट अमीर थे उनका तथा मलिक छज्जू के प्रति निष्ठावान जो तुर्की अमीर थे उनका भी उसे सहयोग मिल गया। और इन असंतुष्ट तुर्की अमीरों ने अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा को और अधिक उकसाया। अलाउद्दीन भी जानता था, यद्यपि महत्वाकांक्षी था, किंतु वो जानता था कि उसे अपनी महत्वाकांक्षा को है वो निर्णायक रूप में
परिवर्तित करने के लिए उसे एक विशाल और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है, और एक शक्तिशाली सेना को संगठित करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। अतः उसने पहली बार 1292 ईस्वी में मध्य भारत स्थित भीलसा नगर पर है वो आक्रमण किया। यहाँ से उसे जो धन संपत्ति प्राप्त हुई, उस धन संपत्ति से उसने लगभग 8000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना तैयार की। यह सेना सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के प्रति निष्ठावान नहीं थी, बल्कि स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के प्रति निष्ठावान थी, क्योंकि ये अलाउद्दीन की निजी सेना थी। और इस घटना ये जो भीलसा पर आक्रमण किया, उसका केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर अलाउद्दीन की जो एक प्रकार से जो महत्वाकांक्षा थी उसमें और अधिक वृद्धि हुई, और इसी का लाभ उठाकर 1296 ईस्वी में, क्योंकि वो जानता था कि 8000 घुड़सवारों की सेना उसकी महत्वाकांक्षा को कार्य रूप देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसी कारण उसने 1296 ईस्वी में और अधिक सेना संगठित करने के लिए 1296 ईस्वी में उसने दक्षिण भारत स्थित देवगिरी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बाद में दौलताबाद नाम उसका रखा गया था, देवगिरी के वो यादव राज्य पर वो आक्रमण किया। वहाँ का शासक रामचंद्र देव था, और देवगिरी पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसे भारी मात्रा में वो अथाह धन संपत्ति प्राप्त हुई। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ग्वालियर में ठहरा हुआ था, और यहीं पर उसे अलाउद्दीन द्वारा बिना उसे सूचित किए देवगिरी पर आक्रमण करने की सूचना प्राप्त हुई। उसका अनुभवी वजीर मलिक अहमद चप जो उसके साथ था, उसने सुल्तान को है वो सलाह दी कि अत्यधिक धन जो है वो मनुष्य को उन्मादी बना देता है, और अलाउद्दीन भी इस समय असंतुष्ट अमीरों से घिरा हुआ है। अतः सुल्तान को ऐसी स्थिति में उदारता के स्थान पर है वो कठोरता से कार्य करना चाहिए, और आगे बढ़कर अलाउद्दीन के मार्ग को रोककर लूटी गई धन संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। परंतु जलालुद्दीन अपने भतीजे के प्रति अत्यधिक विश्वस्त था, और उसने मलिक अहमद की सलाह पर ध्यान न देकर वो ग्वालियर से वापस राजधानी लौट गया। अलाउद्दीन ने वो तेजी से देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद धन संपत्ति के साथ वो तेजी से कड़ा मानिकपुर किए हो और वो रुख किए। कड़ा मानिकपुर पहुंचने पर उसे अपने भाई अलमास बेग, जो इस समय दिल्ली स्थित राजधानी के दरबार में ही मौजूद था, अलमास बेग से उसे दरबार की सूचनाएं निरंतर मिलती रहती थी। अलमास बेग से ही उसे कड़ा मानिकपुर पहुंचने पर सूचना मिली कि सुल्तान जलालुद्दीन को उसके देवगिरी अभियान के बारे में जानकारी मिल गई। ऐसी स्थिति में उसने सुल्तान को बुलावे में रखने के लिए क्षमा मांगते हुए अपना दूत भेजा, और कहा कि वह शीघ्र ही लूट के माल सहित स्वयं राजधानी दिल्ली में है वो उपस्थित हो जाएगा। सुल्तान जलालुद्दीन ने भी उसके इस कथन पर या उसके अनुग्रह को स्वीकार कर उसके विरुद्ध वो कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन की उदारता का और भी अधिक लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात ही उसने सुल्तान को पुनः बुलावे में रखने के लिए उसने सुल्तान को इस बात के लिए राजी कर दिया कि सुल्तान है वो कड़ा मानिकपुर है वो आए, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी उसके बातों में आ गया। और परंतु उसने मलिक अहमद चप की सलाह पर शाही सेना सहित है वो कड़ा मानिकपुर की ओर प्रस्थान किया। किंतु यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी को सेना सहित जलालुद्दीन के आगमन की सूचना मिली, तो उसने पुनः एक प्रकार से सुल्तान को बुलावे में रखने का प्रयास किया, और सुल्तान को सूचना भिजवाई कि वह शाही सेना सहित सुल्तान के आने से भयभीत है। अतः सुल्तान और उसके खेमे में यानी अलाउद्दीन के खेमे में एक प्रकार से भय का माहौल है। अतः सुल्तान को निशस्त्र ही उसके वो खेमे में आना चाहिए। जलालुद्दीन ने पुनः मलिक अहमद चप की सलाह को दरकिनार किया और अपने निशस्त्र अंगरक्षकों के साथ वो गंगा नदी पार की। जब वो तट पर पहुंचा तो अलाउद्दीन ने आगे बढ़कर नाव पर चढ़कर उसके पैर छूकर उससे वो पुनः क्षमा मांगी, और जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन के साथ नाव से नीचे उतरने लगा
उसी समय अलाउद्दीन के इशारे पर उसके एक विश्वस्त सैनिक ने सुल्तान पर है वो घातक प्रहार किया और सुल्तान वहीं पर है वो गिर पड़ा। हालांकि उसने भागने का प्रयास किया, किंतु शीघ्र ही उसकी गर्दन है उसकी धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार जो और इसके पश्चात जो गंगा नदी के दूसरे तट पर जो शाही सेना थी उस पर है वो अलाउद्दीन द्वारा अचानक आक्रमण कर उसे खदेड़ दिया। मलिक अहमद चप जो है वो अपनी जान बचाकर है वो दिल्ली पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में है वो सुल्तान घोषित कर दिया और इस अवसर पर उसने अपने भाई अलमास बेग को, जो कि उसके शाही सेना के साथ वहाँ पर आया था, अलमास बेग को उलूग खान की उपाधि धारण की। मलिक हिजगुद्दीन जो कि उसका विश्वस्त सेनानायक था उसको जफर खान की उपाधि प्रदान की, जो कालांतर में मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष में मारा गया था। मलिक संजर को उसके द्वारा अलप खान की उपाधि दी गई और एक अन्य विश्वस्त सेनानायक मलिक नुसरत जालंधरी को नुसरत खान की उपाधि प्रदान की। ये चारों उसके सबसे विश्वस्त सेनानायक माने जाते हैं। इस प्रकार 20 जुलाई 1296 ईस्वी को उसने है वो कड़ा मानिकपुर में स्वयं को है वो दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है या ऐसा कह सकते हैं कि उसके उत्तर और दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के ऊपर वो चर्चा करें। धन्यवाद।